तो कल हम लोगों ने लंग्स के बारे में डिस्कस किया था, लैरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री क्या है, प्लूरा क्या है, एल्वोलाई क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कैसे ब्रीथिंग का फंक्शन होता है, सांस कैसे लेते हैं हम लोग, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में, और कितने टाइप्स है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। इसमें एक टर्म हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या है? वेंटिलेशन का मतलब है एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़। ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को क्या कहेंगे आप? तो क्या कहेंगे? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को आप क्या कहेंगे? वेंटिलेशन कहेंगे। अब वेंटिलेशन दो तरीके के हैं। ठीक है। एक है आपका, यार वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। बस दो तरीके के वेंटिलेशन है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है। लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? वेंटिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेंटिलेशन कहेंगे। और ब्रेन में कौन सा सेंटर इसको कंट्रोल रहता रखता? आपको मेड्यूला एंड पॉन्स। मेड्यूला एंड पॉन्स, ये दोनों ऐसे एरिया है ब्रेन में, ये रेस्पिरेशन को आपके कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मेड्यूला और पॉन्स ये दोनों भी ब्रेन के पिछले हिस्से में है। अब आपको रेस्पिरेशन के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक नर्वस सिस्टम और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी के मसल्स। रेस्पिरेटरी में मसल्स कौन से हैं? आपके पास दो तरीके के मसल्स हैं। एक है इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, और एक है डायफाग्राम, डायफाग्राम। ठीक है। दोनों मसल्स के जरिए से हमें ब्रीथिंग हम कर पाते हैं। ठीक है। ब्रेन से क्या होता है? मेड्यूला से इम्पल्स जनरेट होते रहते हैं। इम्पल्स ऐसा जनरेट होते रहते हैं, ये जाके आपके लंग्स से कनेक्टेड है। ठीक है। ये इम्पल्स कंटिन्यूएशन ब्रेन से कनेक्ट होके लंग्स तक कंटिन्यू ट्रैवल होते रहते हैं। दीज मसल्स आर द डायफ्राग्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने बताया था दो मसल्स जरूरी है, एक है डायफ्राग्राम और एक है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। डायफ्राग्राम कहाँ पे? नीचे है, लंग्स के नीचे। मैंने बताया था ऐसा एक मसल देखने को मिलेगा, इसका शेप जो है डॉम शेप। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राग्राम जो है स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ चले जाता है। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे है? रिब्स के बीच में। इंटरकोस्टल मसल्स क्या है? रिब्स के बीच में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी एक्सटर्नल बाहर की तरफ जो जो इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल जो अंदर की तरफ। एक्सटर्नल का काम क्या है? ऊपर को उठाना, ऊपर को उठाना। और इंटरनल का काम क्या है? नीचे की तरफ उठाना, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। जैसे हम सांस लिए, आप देखिए सांस ऊपर की तरफ आया, सॉरी यानी एक्सपैंड हो रहे। जैसा ही हम लोग मजल्स वो करते हैं। ठीक है। मजल्स जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम सांस लिए, लंग्स एक्सपैंड हुए। एक्सपैंड होने के लिए आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो गए? ऊपर की तरफ उठ गए, ऊपर की तरफ उठ गए, और डायफ्राग्राम नीचे की तरफ उठ गए। ठीक है। और जैसा हम सांस हम लोग बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, इंटरकोस्टल इंटरनल ईस्ट इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम
ये सब चीजें देख सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब हम सब सांस लेते हैं तो थ्री टाइप्स के प्रेशर्स देखने को मिलते हैं, यानी दबाव। ठीक है। अब इनहेलेशन के लिए आपको इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, एक्सहेलेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प कर रहे हैं। तो इस दौरान क्या हो रहा है, आपको कुछ प्रेशर बनता। ठीक है, वो प्रेशर क्या है देखिए। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन एटमॉस्फेयर में एक टेम्परेचर, एक प्रेशर है जिसमें एयर आपका ट्रैवल हो रहा, हवा यहाँ से उधर, कभी तेज हवा चलती, कभी आहिस्ता से हवा चलती, कभी बिल्कुल हवा नहीं चलती। ठीक है। द प्रेशर ऑफ द एयर अराउंड अस एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm of Hg at highest altitudes of course atmospheric pressure is low। नॉर्मल सी लेवल, यानी हम लोग जो है सी लेवल के बराबर में रहते हैं। ठीक है। इसमें टेम्परेचर, सॉरी, ये इसमें जो प्रेशर चल रहा एयर का वो क्या है, 760 mm of Hg। जैसा जैसा आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो प्रेशर है वो कम होते जाए, यानी आपको बहुत ताकत लगाने पड़ेगी सांस लेने में। इसीलिए जो फ्लाइट्स में या फिर एयर ट्रैवल जो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और उन लोगों को क्या होता है, एयर ट्रैवलिंग जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, ऊंची जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर बताता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बैग्स दिए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है। किसी किसी को ओ मतलब किसी किसी को सांस की दिक्कत भी आ जाती है, जिसको अस्थमा है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ऑक्सीजन लगा के ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। तो ये प्रेशर जो है हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर है। इंट्रा, ऐसे ही हम जमीन के नीचे जाएंगे, जैसे जैसे जमीन के नीचे चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ेगा, और थोड़ा दूर जाने के बाद फिर उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है। एक लेवल तक प्रेशर बढ़ के उसके बाद लेवल में प्रेशर क्या है, कम भी हो सकता है। ठीक है। यह है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, द प्रेशर विद इन द पोटेंशियल प्लूरल स्पेस बिटवीन द पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। दिस इज ए पोटेंशियल rather than a real space. A thin layer of serous fluid causes the two pleural membranes to adhere to one another. Interpleural pressure is always slightly below atmospheric pressure and is called negative pressure. The elastic lungs are always tending to collapse and pull the visceral pleural away from the parietal fluid. The serous fluid, however, prevents actual separation of the pleural membranes. तो यहाँ पे ये तो बाहर का प्रेशर है, लेकिन इतने प्रेशर से अगर लंग्स में चले जाएगा तो लंग्स क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। इसीलिए लंग्स के ऊपर कवरिंग रखी गई वो है प्लूरा। एक है पैराइटल प्लूरा अंदर की लाइनिंग, और एक है बाहर की लाइनिंग वेसरल प्लूरा। ठीक है। तो जब हम प्रेशर, जो प्रेशर से सांस लेते हैं, सांस अंदर इनहेल करते हैं, वो प्रेशर लंग्स का प्रेशर जो असल तो प्रेशर से क्या होना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, क्योंकि इलास्टिसिटी है। ठीक है। एक हद तक वो एक्सपेंड होकर उसके बाद कोलैप्स होने के चांसेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो प्लूरा है उसके बीच में सीरस फ्लूइड है, वो दोनों प्रेशर को रोकने के लिए नेगेटिव प्रेशर देते हैं। यहाँ से आप पॉजिटिव प्रेशर दे रही हैं, यहाँ से नेगेटिव प्रेशर मिल रहा। तो जब जाके लंग्स को क्या हो रहा, उतना एक्सपैंड नहीं हो रहा जितने प्रेशर से एक्सपैंड होना है, रिक्वायर्ड अमाउंट ही एक्सपैंड हो पा रहा, जिसकी वजह से आपको कोलैप्स होना मुश्किल है। तो एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक है, नेक्स्ट है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर बचाता है। एक दूसरा उसके बाद प्रेशर कौन सा है, इंट्रा pulmonic pressure, the pressure within the bronchial tree and alveoli. These pressure fluctuates below and above atmospheric pressure during each cycle of breath. अब देखिए, ये प्रेशर कहाँ पे है, आपके ट्रेकिया में भी है, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर भी एयर जा रहा प्रेशर है। फिर उसके बाद ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है। ठीक है। उसके बाद आपका एल्वुलाई है। यानी जैसा जैसे आगे बढ़ते रहेगा प्रेशर कम होते रहे। ठीक है। ये कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, फ्लक्चुएस होते रहता है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी एक ही तरीके का आपको प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके डिपेंड चेंज होते रहते हैं। ये तो ये है आपका प्रेशर के बारे में।
अब हम बात करेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये आप देखिए। ठीक है, अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताने के बाद मैं आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। इनहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन। इनहेलेशन को दूसरा नाम क्या दिया था? इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना, इंस्पिरेशन। ठीक है। मोटर इम्पल्स फ्रॉम द मेड्यूला ट्रैवल अलोंग द फ्रेनिक नर्व्स। देखिए यहाँ पे ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, टू द डायफ्राग्राम एंड अलोंग द इंटरकोस्टल नर्व्स टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, move upwards and expand the chest cavity from top to bottom. The external intercostal muscles pulls the ribs up and out, which expand the chest cavity from side to side and front to back. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, इंस्पिरेशन कैसा हो रहा, मेड्यूला से जो लंग्स को कनेक्ट करने वाली जो नर्व है वो है फ्रेनिक नर्व। इस नर्व से ही हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मेडुला में अगर प्रॉब्लम आ जाए, फ्रेनिक नर्व में अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, और लंग्स में खुद प्रॉब्लम आ गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो फ्रेनिक नर्व से पल्स चल के आते हैं, चल के लंग्स की तरफ जाते हैं। ये लंग्स में मतलब मेनली मसल्स की तरफ। कहाँ पे? डायफ्राग्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राग्राम डाउनवर्ड्स हो जाता है, बाहर नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, ताकि एक्सपैंड होने लगे। और इंटरकोस्टल मसल जो एक्सटर्नल बाहर के है वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, साइड के मसल साइड को खींचते हैं, सामने के मसल सामने को खींचते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब जस्ट खुल गया आपका। ठीक है। पैराइटल प्लूरा एक्सपैंड्स विद इट। इसके साथ साथ पैराइटल, एक है वेसिरल, एक है पैराइटल, तो वो भी खुल जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि उसको प्रेशर रोकना है। ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। एडहेशन क्रिएटेड बाय सीरस फ्लूइड हाउएवर परमिट्स द वेसिरल प्लूरा टू बी एक्सपैंड टू एंड द एक्सपैंशन द लंग्स एज वेल। तो पैराइटल प्लूरा, सीरस फ्लूइड, वेसिरल प्लूरा, इन सब को खींचने के बाद लंग्स भी एक्सपैंड हो जाते हैं। एज द लंग्स एक्सपैंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर फॉल्स बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये फैल गए, आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रीच करने तक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं, एंटर फ्रॉम नोज एंड ट्रेवल्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वलाई तक पहुंच जाता है। ठीक है। इसके साथ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, उसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से गिरा रहा है उसका दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है। ये हम नॉर्मल सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपको? इनहेलेशन कहलाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा सांस लेना है तो आप क्या करेंगे, एक्सपैंड, पहले आप लंग्स को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद फिर फोर्सफुल्ली आप एयर इनहेल करेंगे। तो इसमें क्या करेगा, आपको एनर्जी लगेगी, ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। ठीक है। तो ये मेड्यूला से फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व से आपके डायफ्राग्राम कनेक्टेड है, डायफ्राग्राम है और साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो पुल करेंगे साइड्स में, फ्रंट में। उसके बाद पैराइटल प्लूरा भी, प्लूरा और सीरस फ्लूइड, वेसरल प्लूरा, लंग्स एक्सपेंड होंगे। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला इनहेल होने के बाद इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, कनेक्शन है इनहेलेशन का। तो ये इनहेलेशन प्रोसेस हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सेलेशन। एक्सेलेशन को एक्सपिरेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपिरेशन पे ही कैसा स्टार्ट होगा, मोटर इम्पल्स फ्रॉम द मेड्यूला डिक्रीजेस एंड द डायफ्राग्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। अब जो मेड्यूला से फ्रेनिक नर्व काम कर रहा है वो तो फंक्शन कराना है, तो पल्स को भेजना है। अब कम फंक्शन को कम करना है तो इम्पल्स को वापस ले लेगा, डिक्रीज कर लेगा। ठीक है। कहाँ से डिक्रीज करेगा? डायफ्राग्राम से, तो डायफ्राग्राम डाउनवर्ड से ऊपर अपवर्ड्स आ जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाएंगे, लंग्स कंप्रेस हो जाएगा, इलास्टिक कनेक्टिविटी जो फैले हुए थे वो भी जो रिकॉइल हो जाएंगे, स्ट्रेच हुए सो। ठीक है। और एल्वुलाई भी इंट्रा
पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि अब एयर एंट्री तो नहीं होगी इस वजह से। ठीक है। इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। सांस लेने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। वही एक्सेलेशन एक पैसिव प्रोसेस, नेगेटिव एनर्जी, ने एनर्जी की जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स हो जाए, मेडुला रिलैक्स कर ले, पल्स को छोड़ दे, बस आप एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो मस्ट एक्सपैंड एनर्जी इनहेल बट नॉट टू एक्सेल, यानी एनर्जी की जरूरत है आप सांस लेते वक्त, और सांस छोड़ते हुए एनर्जी की जरूरत नहीं है। बस यही प्रोसेस है। देखिए आप, ये पूरा यहाँ पे दिया गया, इनहेलेशन में एंट्री हुई, ये हमारे मसल्स एक्सपैंड हुए, डायफ्राम नीचे की तरफ आया, ये भी एक्सपैंड हुआ, लंग्स भी एक्सपैंड हुए, प्लूरा सब एक्सपैंड हुआ। लेकिन एक्सहेलेशन की तरफ रिलैक्स हो गया डायफ्राम, ये ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए थे, ये ये सब फैल गए थे, ये पूरे फिर रिलैक्स हो, लंग्स भी रिलैक्स हो गया, ऊपर की तरफ चले गए, अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है। ट्रेकिया भी, ट्रेकिया से क्या हो रहा है आपका, एक्सेल हो रहा है, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो गए। तो ये आपका एक्सेलेशन कहलाए। We can, however, go beyond a normal exhalation, expel more air, यानी अब ज्यादा सांस भी आप छोड़ सकते हैं। जैसा कि जब बात करते वक्त singing or blowing up a balloon, such a forced exhalation is an active process that requires contraction of other muscles. Contraction of the internal intercostal muscles pulls the rib downwards and squeeze even more air out of the lungs. Contraction of abdominal muscles such as rectus abdominis compress the abdominal organs and pushes the diaphragm upwards, which also forces more air आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है। यानी जब ज्यादा जरूरत होगी आपको, कौन से मसल्स हेल्प कर रहे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करेंगे। ठीक है। जब बात करते वक्त आप, जैसा कि आप सीढ़ियाँ चढ़िए, अपवर्ड सीढ़ियाँ बात करते हुए चढ़िए, बहुत दम चढ़ेगा, मसल्स भी आपके सांस जो है एब्डोमिनल से लेंगे आप। ठीक है। तो ये यानी कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से पूरे मसल्स को हेल्प करना पड़ा। ठीक है। तो कंडीशन या बीमारी में भी ऐसे ही होता है। जब आप अस्थमा देखिए, कोई एक ऐसी कंडीशन जिसमें सांस की प्रॉब्लम हो, छोटे बच्चों को देखिए निमोनिया हो जाता है, उसमें भी क्या है, एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करते हैं। ठीक है। और डायफ्राग्राम, एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब मसल्स क्या है, आपको हेल्प करते हैं ताकि सांस की दिक्कत। ठीक है। तो ये था आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पल्मोनरी वॉल्यूम। तो देखिए, कभी कभी कुछ होता, गले में कुछ अटक जाता बच्चों के या बड़ों के, कोई भी हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट फंस गया, तो इसको क्या करेंगे हम, फोर्सफुल्ली डायफ्राग्राम मसल्स पे ऐसा पीछे के आकर डायफ्राग्राम मसल्स पे ये हाथ ऐसा रख के, इसको ऐसा रख के प्रेशरली हम उसको प्रेस करेंगे। ठीक है। डायफ्राग्राम मसल जब प्रेस करेंगे तो मसल्स, ये सब प्रेशर होके फोर्स यहाँ से जनरेट होके उस ऑब्जेक्ट को बाहर से निकालने में मदद करता है। तो ये टेक्निक को हम कहेंगे द हैमलिक मैनोवर। ठीक है। हैमलिक मैनोवर, ये टेक्निक है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये एक डायग्राम भी देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए आपको बता रहा है यहाँ पे, एल्वुलाई में एक्सेलेशन है, ये इनहेलेशन, इनहेलेशन गया यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन चले गया अंदर। यहाँ पे आपके मैक्रोफेजेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होते वक्त आता है, टाइप 1 सेल है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। ठीक है। सर्फेक्टेंट एंड टिश्यू फ्लूइड है, एल्वुलर एपिथेलियम है, कैपिलरी एपिथेलियम है। ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पे देखने को, टाइप 2 सर्फेक्टेंट सेल्स है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये सब एल्वुलाई है। इफ पॉसिबल इसका डायग्राम उतारने से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा पल्मनरी वॉल्यूम। The capacity of lungs varies with the size and age of the person. Taller people have large lungs than do shorter people. As we get older, our lung capacity
diminishes as lung lose their elasticity and respiratory muscles become less efficient. For the following pulmonary volume, the volume given is those for the healthy young adults. यानी जैसा जैसा आप जिस जो लंबे और ज़्यादा मोटे ताजे रहते हैं क्या है लंग्स बड़े रहते हैं, जो शॉर्टर और हाइट कम है जिनकी, तो उनकी क्या है उनके लंग्स छोटे रहते हैं। जैसा जैसा आप एज बढ़ते रहे लंग्स की कैपेसिटी भी कम होते रहती है। इसका मतलब है लंग्स वॉल्यूम देखेंगे हम लोग क्या है, इसे एक है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, हम एक बार इनहेल करने के बाद एक्सहेल करने के लिए जितना हमें ऑक्सीजन एंट्री हुआ कार्बन डाइऑक्साइड चले गया, ठीक है, इसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। अगर दोनों को इनहेल, मैंने इनहेल 100 ml किया, 100 ml एक्सहेल किया, तो इसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। 500 ml हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेल और एक्सहेल दोनों कर सकते हैं एक साथ। यानी इनहेल के लिए कभी 250 300 ml, इतनी कैपेसिटी है लंग्स के अंदर। ठीक है, हवा को अगर आप 250 ml एक साथ अंदर भेजेंगे तो लंग्स पूरा उसको कलेक्ट करके फिर ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाएंगे, फिर उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वो बाहर निकालेंगे। तो इसको कहेंगे हम टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक मिनट में आपके कितने बार आप कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एक्सहेल किया। इसको हम एक मिनट में नॉर्मली हम 12 बार सांस लेते हैं, 12 से 20 बार। तो हम उसको चेस्ट रीजन पे हाथ रख कर देखते हैं। यानी जब आप चेस्ट एक्सपेंड हो रहा तो काउंट करिए 1, फिर 2, 3, 4, अपना 1 मिनट टाइमर रखकर आप चेक करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कितनी मर्तबा सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मिनट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एग्जांपल 12 बार मैं ले रहा हूँ, तो 12 इंटू वो 500 ml, कि एक बार हमने एक सांस में 500 ml इनहेल एक्सहेल किया, तो 12 इंटू 500 की अगर करेंगे तो 6000 ml, यानी 6 लीटर हम सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। एयर को हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अब किसी के साथ चेंज भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम MRV, तो ये सब चीजें चेक करते हैं जब पेशेंट आया सांस की प्रॉब्लम है, तो टाइडल वॉल्यूम चेक करते हैं, मिनट रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करता है, इंस्पिरेशन रिजर्व, the amount of air beyond the tidal wall which can be taken in the weighted deepest possible. Normal inspiration reserve range to 2000 to 3000 ml। यानी कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आप डीप ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डीप ब्रीथिंग की जो जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन रिजर्व। यानी कभी कभी 200 से 300, यानी 2000 से 3000 ml जो सांस है, सॉरी एयर है, वो कभी इतना आप टू ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सपिरेशन में भी सेम, आप कितना अमाउंट एयर एक्सेल कर रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी, द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व स्टेटेड अनदर वे, वाइटल कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व द डीपेस्ट इनहेलेशन फॉलोड बाय द मोस्ट फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब इसमें डीपेस्ट इनहेलेशन, डीपेस्ट फोर्सफुली एक्सहेलेशन के लिए जो कंबाइन निकलता है उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, next है residual air, the amount of air that remains in the lungs after the most forceful exhalation, the average range is 1000 to 1500। यानी आपने फोर्सफुल एक्सेल करने के बाद अगर किसी वजह से एयर उसमें बच गया, वो रेंज इतना हो सकता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये देखने को मदद करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जैसा कि आपके एम्फाइसीमा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें, इसमें देखिए, और जैसे हम जो ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उसको कहते हैं स्पाइरोमीटर। ठीक है, स्पाइरोमीटर से हम चेक कर सकते हैं, स्पाइरोमीटर पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, पल्स पल्स चेक कर सकते हैं, और स्पाइरोमीटर एक आता है सांस लेने का और छोड़ने का। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों भी कर सकते हैं उसमें। तो ये ट्रेन करके आप
अपने सांस की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि सिंगर्स है, म्यूजिशियन है, जो भी ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं अपने सांस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने टाइडल वॉल्यूम बढ़ाते हैं और मिनट रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ाते हैं। सब एक्सपीरियंस के बाद उनको मिलता है। अनदर काइंड ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम इज एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलर वेंटिलेशन का मतलब क्या है? विच इज अमाउंट ऑफ एयर दैट एक्चुअली रीचेस द एल्वुलाई एंड पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। यानी हम तो सांस इतना ले लें, लेकिन एल्वुलाई, ईच एल्वुलाई के पास कितना आ रहा है, उसको हम कहेंगे एल्वुलाई प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर। तो कितना हो सकता है? 350 टू, सॉरी, 350 टू 400 ml, इतना हो सकता है। बाकी का 500 ml आ रहा है, लेकिन इतना अमाउंट फिर क्या है? इसको हम कहेंगे एनाटॉमिक डेड स्पेस। इसको क्या कहेंगे? एनाटॉमिक डेड स्पेस। द एयर स्टिल विद इन द रेस्पिरेटरी पासेज डिस्पाइट द रादर ग्रीम नेम। एनाटॉमिक डेड स्पेस इज नॉर्मल, एवरीवन हैज इट। तो यानी 350 टू 400 ml ही हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उसको दे पाते हैं। बाकी ये 150 100 वैसे ही रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस नॉट नॉर्मल एंड इज द वॉल्यूम ऑफ नॉन फंक्शनल alveoli that decreases gas exchange, causes of increased physiological dead space, including bronchitis, pneumonia, tuberculosis, emphysema, asthma, pulmonary edema, and collapsed lung. फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, एनाटॉमिकल तो ठीक है, आप रिक्वायर्ड अमाउंट रुक गए वहां पे, लेकिन ऑक्सीजन जो बॉडी में जा रहा, 350 ml जा रहा, 400 ml तक जा रहा। लेकिन फिजियोलॉजिकल क्या होता है? एल्वोलाई ही काम नहीं कर रहे, एल्वोलाई जो स्पेस होना चाहिए तो फंक्शनल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम जो है वो उतना एक्सटेंड में नहीं रह पा, 300 250 रह पा रहा। तो एक ऐसे कंडीशंस में होता है, ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में, ऐसे कंडीशंस में होता है। द कॉम्प्लेंस ऑफ द thoracic wall and the lungs, that is normal expansibility or is necessary for the sufficient valvular ventilation. Thoracic compliance may be decreased by fractured ribs, scoliosis, pleurisy, or ascites. Lungs compliance will be decreased by any condition that increase physiological dead space. नॉर्मल कॉम्प्लियंस दस प्रमोट सफिशिएंट गैस एक्सचेंज लेवल। कभी कभी क्या होता है, आपके रिब्स के मसल्स में प्रॉब्लम्स आ सकता है, या फिर डायफ्राग्राम है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, रिब्स के फ्रैक्चर होने की वजह से फिर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ द या एग्जिट ऑफ द एयर इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। तो ये भी हो सकते हैं कॉम्प्लेंस। तो ये प्रेशर के बारे में हमें मालूम हो, टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो डेड स्पेस है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कल डिस्कस करेंगे।